नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। अब एक तस्वीर बिल्कुल साफ है कि दिल्ली के चुनाव की इन कस के पकड़ी हुई तेजी में आज का दिन था जिसमें सभी बड़े नेताओं की, इसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं, राहुल गांधी शामिल हैं, उनकी रैलियां करने का आखिरी दिन था। और एक और बात आपको बता दूं कि कल शाम को 5 बजे दिल्ली का जहां तक सवाल है उसके लिए कैंपेनिंग खत्म हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव प्रचार अपने शबाब पर था। मेरे साथ सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे 3 खास जर्नलिस्ट मौजूद हैं। ये तीनों ही जर्नलिस्ट ने इन 3 नेताओं की बड़ी बड़ी रैलीज को आज कवर किया। अखिलेश शर्मा मौजूद थे जहां पर नरेंद्र मोदी की रैली थी। हिमांशु शेखर मौजूद थे जहां पर राहुल गांधी की रैली थी। और शरद शर्मा जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता की रैली देख रहे थे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं और इसी के साथ साथ हमारे जो मेहमान हैं आज के कार्यक्रम के, उनसे भी आपको मिला दूं। जीवीएल नरसिम्हा राव हैं जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, आशुतोष हैं जो कि आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और संजय निरुपम हैं जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में मेरा अपना हमेशा से मानना रहा है कि जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं उनके काम का रिफ्लेक्शन, खास तौर पर आप जानते हैं मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के मुद्दों पर बहुत काम करता हूं, तो उन्होंने उस हिसाब से जिसमें महंगाई एक एलिमेंट है क्या किया है, इसमें दिल्ली की सोच नरेंद्र मोदी पर जरूर रिफ्लेक्ट करेगी जो भी नतीजे आएंगे। जब मैंने ये प्रश्न अमित शाह से पूछा था, हालांकि वो इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वो नरेंद्र मोदी पर जरूर रिफ्लेक्ट करेंगे। सबसे पहले सुनिए नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे, फिर हम अखिलेश से बात करेंगे। जनता झूठे भ्रम, वादे, अपप्रचार ये कभी जनता के गले नहीं उतरते हैं। और जो अपने आप को नेक दिल बताते थे, ईमानदार बताते थे, उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया भाइयों। पिछली विधानसभा का चुनाव को याद कीजिए। बड़े विश्वास के साथ सीना तान करके कुछ बाजारू लोग सर्वे घोषित करते थे, सर्वे, और 50 सीटें दे दी थी। पिछले बार का जब अखबार वगैरह निकलिए मिल जाएगा सारा। 50 सीटें घोषित कर दी थी। जब नतीजा आया नंबर 1 पर भी नहीं पहुंच पाए थे, नंबर 1 पर भी पहुंचे। मुझे कुछ अखबार वाले मित्र फोन करते थे बीच में, कुछ हमारे मित्र लोगों ने भी फोन किया। उन्होंने कहा मोदी जी आपने भी क्या कोई डोनेशन दिया है क्या, आपने भी डोनेशन? मैंने कहा क्यों भाई क्या हुआ? अरे बोले आपके नाम पर वो वेबसाइट पे दिख रहा है कि आपने फलानी पार्टी को डोनेशन दिया है। तो मैंने जरा जानकारी पाई तो मैं तो हैरान हो गया। महात्मा गांधी ने भी डोनेशन दिया है, ओबामा ने भी डोनेशन दिया है। ये कैसे लोग हैं जी? आप इस प्रकार के झूठ और फरेब को सार्वजनिक जीवन में जगह नहीं मिलनी चाहिए भाई बहनों। 84 के जो दंगे हुए थे, उस दंगों के लिए जिस जुडिशरी को काम दिया था, उस जुडिशरी ने एसआईटी की बात कही। क्या वो जुडिशरी के निवृत्त न्यायमूर्ति बैठे थे, वो हमें जुडिशरी के एसआईटी के लिए कहें क्या हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उन दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए? और अगर वो काम करते हैं तो कह रहे चुनाव के लिए कर रहे। मैं देख रहा हूं 2 दिन से हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों को भड़काने के लिए प्रयास हो रहे हैं। पार्टी ने कहा है कि जो शब्द लिखा गया गलत था, पार्टी ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन देश का एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और मैं मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों को कहना चाहता हूं, मैं अभी आपके इलाके में आया था, नागालैंड, मिजोरम, मैं लोगों से मिला हूं, मणिपुर आया था, असम आया था, और मैंने ठान के रखी है
हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट का विकास पिछले 60 साल में नहीं हुआ है, उससे ज्यादा कर करके मैं देने वाला हूं, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। ठीक है, नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। अखिलेश, सबसे पहले आपका ऑब्जर्वेशन, आपने लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी को बहुत सुना है। जब वो दिल्ली में बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आशुतोष जी से जरूर पूछूंगा क्योंकि उन्होंने फंडिंग वाले मसले पर भी कमेंट किया। उस रैली में आपका अपना ऑब्जर्वेशन। देखिए, बीजेपी के लोग ये कह रहे थे कि ठीक है, अगर आप सर्वे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, बीजेपी पीछे है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी की रैलियां होंगी दिल्ली में तो आप देखिएगा माहौल एकदम बदल जाएगा। जो पहली रैली हुई थी कड़कड़डुमा में, मैं वहां पर भी था शनिवार को। आज जो आखिरी रैली हुई है वहां पर भी मैं था, दोनों रैलियों में अम्बेडकर। एक परिवर्तन बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है लोकसभा चुनाव की रैलियों में और अब की रैलियों में। जो जुनून था जनता, जो सुनने आती, जो जोश था नरेंद्र मोदी जोश था, जुनून था मोदी के लिए, वो जोश धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। ठीक है, जाहिर है कि चूंकि दिल्ली चुनाव के लिए रैलियां हो रही है, छोटे छोटे मैदानों पर रैलियां होंगी, भीड़ जाहिर है कि बिल्कुल दिखाई देगी आपको कि पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है, लेकिन छोटे मैदान है। आपको यहाँ ये नहीं भूलना होगा विज्ञान कि 10 तारीख को रामलीला मैदान पर जो रैली नरेंद्र मोदी की हुई थी, जिससे कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से बीजेपी ने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी, वो जिस तरह से फ्लॉप हुई, उसके बाद बीजेपी को दिल्ली को लेकर अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ी थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बीजेपी ये सोच रही थी कि नरेंद्र मोदी की 4 रैलियों के बाद कुछ माहौल बदलेगा उसके पक्ष में दिल्ली में, मुझे लगता नहीं कि बीजेपी की उम्मीदें बहुत हद तक पूरी हो पाएगी, क्योंकि ये वही मैदान है अम्बेडकर नगर का जो पिछले साल इस बात का गवाह बना था 2013 में कि जब राहुल गांधी की रैली हुई थी तब लोग उठ करके जाने लगे थे, आपको याद होगा। मैं राहुल गांधी की रैली पर भी आऊंगा, लेकिन मैं इस पे बोल रहा था, जो कंपेरिजन कर रहा हूं। आज मुझे संयोग से पीछे खड़े होने का मौका मिला उसी मैदान पर। मोदी के भाषण चल रहा था, जब वो दिल्ली की बात करे तब तो जनता में थोड़ा बहुत फिर भी उसमें अपने आप को इन्वॉल्व दिख रही थी, लेकिन जब उन्होंने केंद्र की बातें शुरू की, दूसरी बातें शुरू की, लोग उठ के जाने लगे। ये मुझे पहली बार देखने को मिला कि नरेंद्र मोदी की रैली में लोग उठ करके जाने लगे। ठीक है, मैं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब से आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगा, फिर आशुतोष जी से। हम सिर्फ नरेंद्र मोदी की रैली पर बात करें। जीवीएल नरसिम्हा राव, एक सीनियर जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे, उनका ऑब्जर्वेशन अखिलेश जी का आपने सुना। अभिज्ञान जी, मोदी जी जो रैलीज कर रहे हैं ये बहुत बड़े बड़े रैलीज हैं, तो बाकी नेताओं की तरह वो छोटे मोहल्ला सभा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जब बड़े संख्या में लोग आए हैं, आपको कुछ भी लोग उठ के जाते हैं, आपको लगता है बहुत बड़ी ये संकेत मिल रहा है। मैं समझता हूं आपकी विजुअल भी अभी स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, बड़े मात्रा में लोग मौजूद थे। मैं इसका कोई आंकड़ा नहीं दे सकता हूं, लेकिन जो मीडिया में जो चर्चा थी पिछले 3 रैलीज को लेकर, वो जो कम से कम 40-50 हजार लोग संख्या में थे। किसी और नेता की रैली में इतनी बड़ी संख्या में कोई एक रैली हुआ है क्या इस चुनाव के दौरान? जीवीएल जी, अखिलेश ने जीवीएल जी एक मिनट, अखिलेश ने एक बहुत स्पेसिफिक, बहुत सीधा पॉइंट यह रखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें थी कि नरेंद्र मोदी की रैली होने के बाद माहौल बदल जाएगा, अब तो सारी रैलियां हो गई हैं, वैसा अखिलेश को नहीं लगता कि हो रहा है। एक क्विक कमेंट, इसके बाद मैं आशुतोष के पास जाना जरूरी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने फंडिंग के मसले पर भी टिप्पणी की इस रैली में। जी अभिज्ञान जी, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता है, देश के सबसे बड़े नेता है, तो इसलिए उनका सबसे ज्यादा प्रभाव इन चुनाव पर होंगे, इसको लेकर हमारे मन में किसी प्रकार की शंका नहीं है। और रैलीज के बाद, ये पिछले जो 3 दिन से जो उनके लगातार रैलीज हुए हैं, इसके बाद पूर्ण भरोसा है। आज सवेरे भी हमारी मीटिंग हुई है, सभी नेताओं की मीटिंग हुई है, मीडिया में भी इसका चर्चा हुआ था। हमारी जो आंतरिक सर्वेज हैं ये कहते हैं कि कम से कम हमको 42 से लेकर 46 सीट मिलेंगे। ये पार्टी के कमीशन सर्वे, मेरा सर्वे नहीं है, मैं अपना सर्वे कर रहा हूं, बट लेकिन जो 2 संस्थाओं के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया, बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, वो सर्वे में स्पष्ट रूप से दिखता है, हमारी ग्राफ ऊपर की तरफ है। पार्टी के सर्वे में दिखा रहे हैं, ठीक है, पार्टी का सर्वे है, अंततः पार्टी का सर्वे है, आप उसको कोट कर सकते हैं। आशुतोष, एजेंसी से किया हुआ सर्वे है, पार्टी का इंटरनल असेसमेंट नहीं है ये। ठीक है आशुतोष, नरेंद्र मोदी ने फंडिंग के मसले को वापस उठाते हुए
ये कहा कि भाई ये किस तरह के लोग हैं। आप लोगों के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में कहा कि ये किस तरह के लोग हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो फंडिंग का मसला है जिस पर प्रश्न चिन्ह लगा है, उसको भारतीय जनता पार्टी के बाकी बड़े नेताओं के साथ साथ अब नरेंद्र मोदी भी आपके खिलाफ उठा रहे हैं। आशुतोष, नहीं, उठाने की बात नहीं है। जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी की गरिमा को भूलकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो मन में पीड़ा होती है कि वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर बोल रहे हैं या बीजेपी के नेता के तौर पर बोल रहे हैं। पहली बात, उन्होंने कहा किस तरीके, आपने कहा किस तरीके के लोग हैं। हम बता दें, हम लोग बाजारू तरीके के लोग हैं। देश का प्रधानमंत्री अपनी विपक्षी पार्टी के नेता को बाजारू शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बाजारू शब्द का इस्तेमाल करा, और बाजारू शब्द का इस्तेमाल भारतीय संस्कृति में कहां किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है या विज्ञान जी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को नक्सली बताने का काम किया, इनके नेता गिरिराज सिंह ने राक्षस बताने का काम किया, निर्मला सीतारमण ने चोर बताने का काम किया, और नई दिल्ली की कैंडिडेट नूपुर ने बंदर बताने का काम किया। यह बीजेपी की संस्कृति है, आप समझ लीजिए इस बात को। और अखिलेश शर्मा को मैं बधाई देना चाहूंगा। अखिलेश ने कहा कि कुछ लोग जाते हुए देखे उन्होंने। आज की तारीख में बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जो इस बात को खुलकर कह सकते हैं, क्योंकि जो वीडियो फीड आपको मिलता है वो दरअसल बीजेपी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। अगर बीजेपी की तरफ से प्रोवाइड ना किया जाए तो नरेंद्र मोदी की रैलियों की कलई बहुत जल्दी खुल जाएगी। ये जो एम्बेडेड जर्नलिज्म इस देश के अंदर शुरू हुआ है, मुझे लगता है एनडीटीवी ने बड़ा सराहनीय काम किया है, अपने रिपोर्टर को भेजा और वहां स्थिति पैदा की। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई जीवीएल नरसिम्हा राव जी, अभी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी जीवित हैं, उनके रहते हुए अगर आप नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़ा नेता बताते हैं तो ये बीजेपी की नई संस्कृति है। कांग्रेस की संस्कृति की तरह बीजेपी कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी अभी भी आशुतोष जी ने अपने पॉइंट पर रिस्पॉन्ड किया। हम बीजेपी की संस्कृति पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह बात आशुतोष सही है कि वो बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। बीजेपी तब्दीली के दौर से गुजर चुकी है और गुजर रही भी है। अब आते हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि वो कांग्रेस के लिए कतई नहीं क्लिक किए लोकसभा चुनाव में। अब बहुत सारे लोगों ने राहुल गांधी की रैली देखी। सबसे पहले सुनते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, फिर हम हिमांशु शेखर के पास आएंगे, हमारे जर्नलिस्ट, और उनका ऑब्जर्वेशन, जैसे अखिलेश ने आपको नरेंद्र मोदी की रैली का बताया, उनका ऑब्जर्वेशन राहुल गांधी की रैली पर। देखते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। हमने गरीब लोगों की लड़ाई लड़ी। देखिए, बाकी लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात करते थे, अब नहीं करते, पहले करते थे। मेक इन इंडिया, करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगा दिए कि भैया मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप मुझे बताओ, मेक इन इंडिया कुछ बना? कुछ बना? 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अखबार के लोग कहते हैं वो भी मेक इन इंडिया नहीं है, वो भी मेक इन यूके है। और आपसे कहते हैं कि भैया मेक इन इंडिया रोजगार। किसी एक युवा को रोजगार मिला? नहीं मिला। वायदे करना बहुत आसान होता है, काम करना अलग बात होती है। कल बीजेपी के लोगों ने बयान दिया कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो फॉरेनर्स हैं, उन्हें बाहर देश का कह दिया। चुनाव से पहले आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देखिए, महाराष्ट्र देखिए, हरियाणा देखिए, दिल्ली देखिए, चुनाव से पहले दंगा जरूर होगा। हिंदू और मुसलमान को जरूर लड़ाएंगे। पिछले साल में आपको क्या मिला? दिल्ली को क्या मिला? बिजली का दाम कम हुआ, महंगाई कम हुई, भ्रष्टाचार कम हुआ, पानी का दाम कम हुआ, तो क्या मिला आपको? बीजेपी के लोग कहते हमें लाओ, अरे उनकी सरकार है, अभी दिल्ली को बीजेपी चला रही है, उससे पहले आम आदमी की सरकार थी, हमने समर्थन दिया। भाग
गए उठ के। जो दिल्ली में हुआ है, जो ये शहर बना है, इसमें साल लगे। आपका पसीना गया है, आपका खून गया है, आपका काम गया है, इसलिए दिल्ली बनी। इसमें कांग्रेस पार्टी का भी हाथ है। ठीक है, ये राहुल गांधी बोल रहे थे। अब जैसे हमने कहा कि एक बड़े मंच पर दिल्ली के चुनाव में, हिमांशु आपको ऑब्जर्वेशन राहुल गांधी पर। देखिए, इन चुनावों में एक चीज बहुत साफ दिख रही है। 2013 में जो चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस के खिलाफ एक लहर थी। यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार के मामले थे, शीला दीक्षित की भूमिका पर भी सवाल उठे थे कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। कांग्रेस सरकार के खिलाफ सीधे सीधे एक लहर थी। इस बार जो कांग्रेस के नेताओं से मैंने आज भी बात की, इसके पहले भी लोगों से मिलता रहा हूं, 2015 में जो कॉन्टेक्स्ट है चुनाव का, वो बिल्कुल अलग है। इसमें कांग्रेस के खिलाफ कोई लहर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए राहुल गांधी का भाषण हमने दर्शकों को सुनाया। बहुत सुनियोजित तरीके से राहुल गांधी बार बार नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला करते रहे। उन्होंने आपके बारे में भी जिक्र किया, जो हमने अभी दिखाया नहीं दर्शकों को, बहुत लंबा भाषण था, लेकिन ज्यादा निशाना बीजेपी पर था। और शायद कांग्रेस को यह लगता है, और जिसका जिक्र अखिलेश जी अभी कर रहे थे, कि जुनून कम हो रहा है लोगों में नरेंद्र मोदी की सभाओं को लेकर। क्या वजह है? क्या वजह है? हाँ, वजह राहुल गांधी की सभा में क्या वो तस्वीर बेहतर नजर आई पहले से? क्योंकि यही राहुल गांधी, बिल्कुल सही कहा अखिलेश ने, कि जिनकी सभा में एक समय ऐसा आया था कि शीला दीक्षित जो है रिक्वेस्ट कर रही थी अम्बेडकर नगर की रैली में। जी, इस बार बदला है, इस बार परिप्रेक्ष्य जरूर बदला है। जो रोड शो था, देखिए इसमें उनकी अपनी राजनीति भी है। बहुत सोच समझकर जगह को चुना गया। सदर बाजार से शुरू हुआ उनका रोड शो। आज रैली के बाद उनका एक रोड शो था 5.5 किलोमीटर लंबा, एक शक्ति प्रदर्शन। कल शाम को चुनावी अभियान खत्म हो रहा है, उसके ठीक पहले जो जगह चुनी गई, मुझे लगता है कांग्रेस की जो रणनीति है इस चुनाव में, उसके लिए उसके संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। सदर बाजार, बल्ली मारन, मटिया महल और चांदनी चौक, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों को राहुल गांधी ने आज कवर किया। और जो 8 सीटें कांग्रेस को मिली थी 2013 में, उसमें से 5 ऐसी सीटें थी जहां पर मुस्लिम वोट जो है वो 35 से 60% है। और ये सभी इलाके ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है। तो कांग्रेस एक तरफ जहां बीजेपी पर हमला कर रही है, और इस उम्मीद के साथ कि जो वायदे उन्होंने मई में किए, जो जुनून का जिक्र अखिलेश जी ने किया, वो पूरी तरह से खरी नहीं उतरी है बीजेपी सरकार। और आम लोगों में ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने अटैक का फोकस वो रखा। जी, और इसलिए एक तरफ कोशिश है कि जो अपना जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, जो सीटें कांग्रेस ने सबसे अपने खिलाफ लहर के बीच में भी जीती थी, उनको बचाया जाए, और फिर ये उम्मीद की जाए कि बीजेपी के खिलाफ लोगों का विश्वास कमजोर हो, उसका फायदा कांग्रेस। अभी यार मुझे लगता है कि बीजेपी आज ये जो भीड़ उमड़ी है राहुल गांधी के रोड शो में, उसको देखकर काफी खुश और संतुष्ट होगी। उसकी वजह ये है कि जितने वोट कांग्रेस को ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पर हिमांशु शेखर को ऑब्जर्वेशन, संजय आप सुन रहे थे, जो राहुल गांधी की रैली को देख रहे थे, आपकी प्रतिक्रिया मैं सबसे पहले वो सुनना चाहता हूं। देखिए, अभिज्ञान, ये लोकतंत्र है, लोकशाही है। जो पार्टी आज चुनाव जीती है, कल भी वो जीतेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और जो पार्टी आज कल चुनाव हारी थी, आज वो नहीं जीत सकती। इस प्रकार की कस्में वादे नहीं किए जा सकते। ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि 2013 में कांग्रेस विरोधी लड़ती, क्योंकि कांग्रेस सत्तारूढ़ थी। 2015 आते आते कांग्रेस के अतिरिक्त जो 2 पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, वो दोनों सत्तारूढ़ रह चुकी हैं। दोनों का कामकाज दिल्ली की जनता ने देखा है। तो निश्चित तौर पर यकीनन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता कांग्रेस के खिलाफ जिस प्रकार से 2013 में सोचती थी, उस तरह से अब नहीं सोचेगी। ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष ये हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हम बार बार ये कहा करते थे कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी देश की जनता को झूठे सपने दिखा रहे हैं, फर्जी वादे कर रहे हैं। कृपया करके इन सपनों के जाल में मत फंसिए। लोग नहीं सुने। आज एग्जैक्टली वही बात बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी के बारे में, कि आम आदमी पार्टी के लोग फर्जी वादे कर रहे हैं, झूठे सपने दिखा रहे हैं। आप उसमें जो सब्ज बाग दिखा रहे हैं, उसके जाल में मत फंसिए। मतलब जो हाल हमारा 2014 में था, वो हाल 2015 में 9 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है। रह गई बात उनके कामकाज का। निश्चित तौर पर यह चुनाव नरेंद्र मोदी के कामकाज के ऊपर एक बहुत बड़ा एक जजमेंट होगा, उनकी परीक्षा होगी। 9 महीने में
बहुत कुछ हो जाता है, डिलीवर हो जाता है, लेकिन इस सरकार ने कुछ डिलीवर नहीं किया। न तो विकास के नाम पे कुछ हुआ है, न रोजगार के नाम पे। महंगाई की हालत ये है, आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो खबर दी है, जितनी सब्जियां हैं सारी सब्जियां लगभग 100% से ज्यादा महंगी हो गई हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर एक परीक्षा। दूसरा, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीद जगाई है इस देश, इस शहर में लोगों को उम्मीद जगाई, इस देश में उम्मीद जगाई, और इन्हें कहा भ्रष्टाचार विरोधी है, काला धन के विरोधी है। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो खुलासा किया, मैं भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के कह रहा हूं, आवाम वगैरह कुछ चीजें नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे सब कुछ हुआ, उस खुलासे में दम है। लेकिन साथ साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल ने जो सवाल रखा है वो भी महत्वपूर्ण है कि भाई सरकार आपकी है, सीबीआई आपके पास, इनकम टैक्स आपके, ईडी आपके पास है, पुलिस आपके पास है, तो आप कोई कार्रवाई खुद क्यों नहीं करते? सिर्फ इस प्रकार से दुष्प्रचार करके लोगों के दिमागों में गलत धारणा पैदा करना अच्छी बात नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं अरविंद केजरीवाल। तीनों, आपने राहुल गांधी को सुना, नरेंद्र मोदी को सुना, अरविंद केजरीवाल। शरद शर्मा हमारे जर्नलिस्ट यहां मौजूद है और उसके बाद शरद का ऑब्जर्वेशन लेंगे और फिर जाएंगे आशुतोष के पास, जो कि आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सुनिए। और अब तो इन टीवी चैनल वालों ने भी कहना चालू कर दिया जी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, तो इसका मतलब तो बन ही रही है। पिछले साल ये सारे टीवी चैनल वाले कहा करते थे, बोले 2 सीट आएगी, 4 सीट आएगी, तब आम आदमी पार्टी की 28 सीट आई थी। इस बार ये टीवी चैनल वाले कह रहे हैं 40 सीट आएगी, तो देख लो कितनी आएगी। इन्होंने ऑटो के पीछे पोस्टर लगाए थे, बोले 30% बिजली के दाम कम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं जी, कर दिए 30% दाम कम? उल्टे बढ़ा दिए इन लोगों ने। 2 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए, 15% बिजली के दाम बढ़ा दिए। ये रिश्वतखोरी बंद हमने करके दिखाई थी। हमको बुला ले बीजेपी वाले, हम सिखा देंगे इनको। करनी तो इनको भी आती है, नीयत खराब है इनकी। मंत्री जी कहते हैं केजरीवाल नक्सली है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं केजरीवाल को जंगल भेज दो। इनके एक और नेता हैं किरण बेदी जी, कहते हैं केजरीवाल टॉक्सिक है, केजरीवाल अनकूथ है, केजरीवाल अनसिविलाइज्ड है। रोज गालियां दे रहे हैं लोग। और अभी 2 दिन से इन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठे झूठे आरोप लगाने शुरू किए हैं। कह रहे हैं मैंने हवाला से पैसा लिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक एक डोनेशन, एक एक पैसे का डोनेशन आम आदमी पार्टी ने चेक से लिया। भाई साहब, इनसे पूछना चाहता हूं, ये हवाला चेक से कब से होने लग गया? कल वित्त मंत्री जी बोल रहे थे, बोले केजरीवाल को हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं वित्त मंत्री जी को चैलेंज करना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी, अगर मैंने एक भी पैसे की चोरी करी है, मेरे को अभी जेल भेजो, अभी मेरे को उठा के यहां से जेल भेजो। ये कीचड़ उछालना बंद करो। सारी एजेंसी आप लोगों के अंडर में है, इनकम टैक्स आपके अंडर में है, सीबीआई आपके अंडर में है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आपके अंडर में है, पुलिस वाले आपके अंडर में है, आईपी आपके अंडर में है। जांच कराओ, 24 घंटे के अंदर जांच पूरी हो सकती है। जांच कराओ अगर हिम्मत है। अगर एक भी पैसे की चोरी करी है मैंने, मेरे को जेल भेज दो दोस्तों। तो ये थे अरविंद केजरीवाल। शरद शर्मा, शरद आपको ऑब्जर्वेशन। वापस अरविंद केजरीवाल जोरदार तरीके से कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि अरुण जेटली जी को वो रेफर कर रहे थे अपनी रैली में कि अगर हो तो कार्रवाई करो। अब अरविंद केजरीवाल की सभा का ऑब्जर्वेशन आपका। देखिए, इस बार जो मैंने कैंपेन कवर करना शुरू किया वो दिसंबर से था। दिसंबर के शुरू में आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन शुरू किया, अरविंद केजरीवाल की जनसभाएं शुरू हुई। तो शुरू में जहां ये देखा गया कि जो जनसभा में भीड़ है वो 1000, 1500, 2000, 3000 तक जाया करती थी। अब जनवरी में आते आते ये जो भीड़ थी ये 3000 से 5000 तक पहुंच गई। लगातार ये भीड़ बरकरार है। और ये जब शहरी इलाके में होती है तब तो 3 से 5000 ये नॉर्मल बात इनकी जनसभाओं में है। लेकिन जब रूरल की सीटों पे होती है, जैसे कि बाहरी दिल्ली की जो सीटें हैं, मुंडका, बवाना, नरेला, यहाँ की जब सीटें हैं, यहाँ पर इसकी जो संख्या है ये डबल हो जाती है। तो इससे एक भीड़ का कोई मोटे तौर पर हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर यहाँ भीड़ का मतलब वोट जीत जाएंगे, लेकिन इससे संकेत होता है, सियासी संकेत होते हैं, एक मोटा माहौल पता चलता है कि यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार बाहरी दिल्ली की सीटें थी, गांव की सीटें थी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी बुरी तरह से पिट गई थी। हारी नहीं थी, पिट गई थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की भीड़ हो रही है, ये तो पता लगता है कि यहाँ पर कैंपेन अच्छा हुआ है, यहाँ तैयारी अच्छी की गई है। साथ में एक बात जो बताने वाली है वो ये है कि
क्राउड तो जो है वो है ही। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी से भिड़ने के लिए उनसे सीधा नहीं भिड़ रहे हैं, उनको कॉपी कर रहे हैं। कैसे? वो पॉजिटिव कैंपेनिंग कर रहे हैं, जानबूझ के वो ये तो शो करते हैं, देखिए मुझे ये सब ये कह रहे हैं, लेकिन जब ये मसला आया, पूरा बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया है कि साहब अरविंद केजरीवाल के फंडिंग पर सवाल है, फंडिंग पर सवाल है, फंडिंग पर सवाल है, तो स्वाभाविक है केजरीवाल रिस्पॉन्ड करेंगे और आक्रामक तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उसमें तो वो सीधे सीधे एक तरह से सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं, वो बार-बार सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। लेकिन आप कल का दिन देखिए, कल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी केजरीवाल पर हमला बोला, ये बोला कि ये स्विस बैंकों के खाते ले आते हैं, इनको अपने खातों का नहीं पता। लेकिन अरुण जेटली जो वित्त मंत्री, उन्होंने बोला। लेकिन जनसभा के अंदर क्या हुआ? जनसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली को चैलेंज किया कि आप में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। सीधा वो अभी भी नहीं भिड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी से। तो ये एक कारण है कि जिस वजह से क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके हिसाब से? वो एक बार तो ये हो चुका है कि नरेंद्र मोदी से भिड़कर वो ये देख चुके हैं कि इस देश में अभी भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई हवा नहीं है। भले ही हमें लग रहा हो जैसे अखिलेश जैसे बता रहे थे कि भले ही मतलब वो जुनून नहीं है, लेकिन लोगों को अभी निराशा नहीं हुई है क्योंकि टाइम नहीं हुआ है। मैं आशुतोष को लाऊंगा यहाँ पर। आशुतोष, आपने शरद जो हमारे जर्नलिस्ट है उनका ऑब्जर्वेशन सुना अरविंद केजरीवाल पर। बहुत स्वाभाविक है कि केजरीवाल बहुत आक्रामक हैं, फंडिंग वाला चार्ज जो आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा। लेकिन एक बात जो शरद ने यहां पर रखी, नरेंद्र मोदी वाला पॉइंट, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अगर आप नरेंद्र मोदी की और अरविंद केजरीवाल की रैलियों में उनके भाषण को सुने तो आपको एक बात तो बहुत स्पष्ट नजर आएगी कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता की तरीके से बिहेव कर रहे हैं जो सरकार बनाने जा रहे हैं, और दरअसल नरेंद्र मोदी जो सरकार में है विपक्ष की तरीके से हमले कर रहे हैं। हम रिश्वतखोरी के बारे में बात कर रहे हैं, बिजली के दाम कैसे कम, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, ये उन पर आरोप लगा रहे हैं। यानी आप मान के चल रहे हैं कि सरकार आम आदमी पार्टी की बनने वाली है और आप उनके ऊपर जो इस तरीके विपक्ष करता हो। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि उनके भाषण को अगर आप सुनिए तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा एस्टैब्लिशमेंट अरविंद केजरीवाल को डेनिग्रेट करने की कोशिश कर रहा है, उनकी छवि को बुरी तरीके से खराब करने की कोशिश कर रहा है और उनको विलेन के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में हुआ करता था। यही बात आज बूमरैंग करके बीजेपी के ऊपर पड़ रही है और बीजेपी ने अपने इतिहास से सबक नहीं लिया, नरेंद्र मोदी ने भी अपने इतिहास से सबक नहीं लिया। जब आप अरविंद केजरीवाल को बाजारू कहेंगे, राक्षस कहेंगे, बंदर कहेंगे और उनको आप बदनसीब वाला कहेंगे तो लोगों की सहानुभूति अरविंद केजरीवाल के साथ होगी, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं होगी। कि नरेंद्र मोदी आज सबसे ताकतवर नेता है, वो जब टिप्पणी करते हैं तो लोगों को लगता नहीं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हम आप देश के प्रधानमंत्री, आपसे उम्मीद हम नहीं करते। ठीक है, आप गरिमा के प्रश्न को वापस ला रहे हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट है आशुतोष, गरिमा के प्रश्न को वापस लाए। जीवन नरसिम्हा राव, पूरा समय दूंगा आपको और संजय निरुपम को मैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। वक्त ले रहा हूं यहां पर एक ब्रेक का। तीनों हमारे जर्नलिस्ट का आपने अपना अपना ऑब्जर्वेशन सुना इन तीन बड़े नेताओं की रैली पर, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, उनकी पार्टीज को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी भी बात आपने सुनी। कुल मिलाकर हम एक ब्रेक के बाद वापस समय देंगे जीवीएल नरसिम्हा राव को रिस्पॉन्ड करने का और फिर इन्हीं पत्रकारों के पास भी वापस आएंगे कि ये कितना सियासी है और कितना भाषणबाजी का दौर है ये दिल्ली का चुनाव। एक छोटे से ब्रेक के बाद।